हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे दो फेज में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ है। आपको पूरी कहानी बताई थी कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आता है और यहाँ पर आने के बाद वो किस लिए आता है? मैन बिजनेस के लिए आता है। फिर आपको बताया था कि एक बैटल ऑफ पलासी होता है 1757 में, जिसमें कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है और उसमें भी ईस्ट इंडिया कंपनी जीतती है। और उसके बाद 1765 में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम द्वितीय, इनके बीच में एक इलाहाबाद की संधि यानी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है, जिसके तहत कंपनी जो है, कंपनी को क्या मिल जाता है? कंपनी को, याद रखिएगा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीन क्षेत्र का रेवेन्यू राइट यानी कि दीवानी अधिकार मिल जाता है। और इसी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत, याद रखिएगा, जो भारत में सबसे पहली बार द्वैध शासन की शुरुआत होती है। द्वैध शासन यानी कि डुअल गवर्नमेंट। द्वैध शासन यानी कि मतलब जिसमें कि आपका जो रेवेन्यू का राइट है वो किसके पास है? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। और जो प्रशासन का काम है यानी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम है वो किसके पास है? लोकल रूलर्स के पास है। कभी भी अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए भारत में द्वैध शासन को सबसे पहले कब शुरू किया गया? 1765 में। किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना, चार्टर एक्ट, मतलब पहले हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784, फिर चार्टर एक्ट 1793, फिर चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग उसके आगे फेज 2 में आएंगे, तो फेज 2 में और भी जो बाकी के एक्ट्स हैं उससे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो सबसे पहला जो आज का हमारा एक्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1773, जिसे हिंदी में भी हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट यानी अधिनियम 1773 ही बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या आवश्यकता थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को लाने की। देखिए, जब 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा इसका दीवानी अधिकार मिलता है यानी कि रेवेन्यू राइट्स मिलते हैं, तो यहाँ के कंपनी के जो कर्मचारी थे उन्होंने जम के भ्रष्टाचार किया, मतलब जम के करप्शन किया। काफी करप्शन हुआ यहाँ पर। और करप्शन के कारण क्या होता है? कंपनी घाटे में चली जाती है, कंपनी घाटे में जाने लगती है। और जब कंपनी घाटे में जाने लगती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाती है और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहती है कि भाई साहब हमको ना लोन दे दीजिए, हमको ना इतना पैसा लोन दीजिए, $10 मिलियन कहती है कि हमें लोन दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। तो इस पर फिर क्या होता है कि जो जब ऐसा होता है तो फिर वहां के प्रधानमंत्री उस समय हुआ करते हैं लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा, उन्होंने मतलब कि आखिर इसको समझने के लिए आखिर भाई 1600 से लेकर के अभी तक वहां पर एकाधिकार है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो वहां पर शासन कर रहे हैं, मतलब कि बिजनेस कर रही है, व्यापार कर रही है। और साथ ही साथ 1765 के बाद से उसको रेवेन्यू राइट भी मिला हुआ है। और इस 15 साल के बाद मतलब क्या होता है? आखिर इतना ऐसा क्या है कि वहां पर मतलब कंपनी घाटे में चल रही है? क्या कारण है इसका? इस कारण को जानने के लिए उन्होंने एक गुप्त समिति का गठन कराया था। इसने लॉर्ड नॉर्थ, उस समय के जो पीएम हुआ करते थे ब्रिटेन के, उन्होंने एक गुप्त समिति यानी कि एक मतलब जो होता है ना, मतलब सीक्रेट कमेटी की स्थापना करी थी। इसको चेक करने के लिए आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी में चल क्या रहा है, भारत में क्या दिक्कतें चल रही है, आखिर कंपनी घाटे में क्यों है। और वो कमेटी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और कहती है भाई साहब ये जो कंपनी के कर्मचारी हैं ना, वो जम के वहां पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बहुत करप्शन कर रहे हैं, है ना। और यही करप्शन जो है यही मुख्य कारण है कि कंपनी जो है वहां पर घाटे में है। तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सोचा कि आखिर हमें इस ईस्ट इंडिया कंपनी को अब क्या करना पड़ेगा? रेगुलेट करना पड़ेगा।
इसको ये कैसे काम करे वहां पर, उसके लिए हमें नियम बनाना पड़ेगा। और उसको लेकर सबसे पहली बार 1773 में, याद रखिएगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए क्या करती है, कानून बनाती है, जिसे नाम दिया जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब इसमें क्या हुआ, तो याद रखिएगा इसमें सबसे पहली बात जो होती है, सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो यहां पर होती है वो क्या होती है, याद रखिएगा, गवर्नर ऑफ बंगाल जो पद हुआ करता था उसका नाम क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल जो था इसका नाम क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और याद रखिएगा इसके बाद यहां पर जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो कौन बनते हैं, वो बनते हैं, याद रखिएगा, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, इनको पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है। यहां पर आपको 3-4 बातें याद रखनी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, कमेंट्स तो होता है ना, आप बताइए आपका क्या मतलब डाउट है, क्या परेशानी है, आपको ये बताना है। यहां पर देखिए पहले 3-4 चीजें आपको याद रखनी है, जहां से डायरेक्ट आपसे मैच करने वाले सवाल बनेंगे, लिखने के लिए हम आपको टाइम देंगे। 3-4 बातें आपको ये याद रखनी है। सबसे पहला, अगर आपसे पूछा जाए कभी गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे दोस्तों लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव, और इन्होंने ही भारत में, याद रखिएगा, जो आपका डुअल गवर्नमेंट है, द्वैध शासन है, उसकी शुरुआत करी थी, है ना। भारत में जो द्वैध शासन की शुरुआत करी थी वो किसने करी थी, लॉर्ड क्लाइव ने ही करी थी। दूसरा याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, उनका नाम था दोस्तों लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगर आपसे पूछा जाए पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या फर्क होता है ना, इसमें अभी आपको बताएंगे। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उनका क्या नाम था, उनका नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ क्या बनते हैं, इंडिया बनते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसके बाद फर्स्ट वायसरॉय, क्या फर्क है इन सब में, इस सब के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे, आगे चलेंगे। तो फर्स्ट वायसरॉय अगर आपसे पूछा जाए कौन थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहां से आपसे डायरेक्ट सवाल बनते हैं एग्जाम में। इन चीजों को आपको, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं रेगुलेटिंग एक्ट पर। इसको आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इट, है ना, आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना, या हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, या हु वाज द जनरल। ठीक है, आप इसे खुद भी हिंदी में लिख सकते हैं ना, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, हिंदी में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ही होगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल वो कौन थे, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। और भारत के पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग। ठीक, क्लियर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सुमित, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, शुभम, अभिषेक, नलिन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत इसमें। देखिए, कुछ भी समस्या हो तो आपको बताना है। गवर्नर और गवर्नर जनरल में क्या डिफरेंस है, अभी आते हैं अभिषेक जी इस सवाल पे, है ना, अभी इस पे आएंगे, जस्ट वेट। बस आपको मैंने क्या बताया, अभी आपको ये लिख लेना है, अभी क्या किसमें क्या क्या फर्क है उसके ऊपर हम आएंगे बाद में। अब देखिए यहां पर क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो गवर्नर ऑफ बंगाल था, उस गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये क्या मतलब, इसमें क्या फर्क है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गवर्नर ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो देखिए, उस समय ना भारत में 3 क्षेत्र थे जहां पर कि भारत में कंपनी का शासन था, एक मद्रास, एक बॉम्बे और एक बंगाल। ये 3 क्षेत्र हुआ करते थे, समझना है। अब आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है गवर्नर ऑफ बंगाल में और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। ठीक है, यहां पर देखिए क्या होता है, ये जो मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत के अंदर, जहां पर कंपनी का मुख्यतः शासन हुआ करता था।
अब हर जगह शासन करने के लिए मद्रास में अलग गवर्नर था, बंगाल में अलग गवर्नर था और बॉम्बे में अलग गवर्नर था। जैसे अभी हर राज्य में अपना अपना गवर्नर है ना, अभी हर राज्य में अपना अपना गवर्नर है ना जी, ठीक है। उसी तरह क्या हुआ करता था, याद रखिएगा, मद्रास में, बॉम्बे में, बंगाल में, तीनों जगह अपना अलग अलग गवर्नर था। और बंगाल के जो पहले गवर्नर थे उनका क्या नाम था, उनका नाम था लॉर्ड क्लाइव। लेकिन ये जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है तो क्या होता है, इस गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, इस पद को, इस गवर्नर ऑफ बंगाल पद को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट कर दिया गया। मतलब क्या, बाकी के जो अब इस दो राज्य के जो गवर्नर, ये जो दो प्रेसिडेंसी थे, इसके जो गवर्नर थे, ये अब इसके अंदर आ गए, बंगाल के अंदर आ गए। यानी बंगाल के गवर्नर का नाम कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सबसे पावरफुल बना दिया, यानी कि इनका सीनियर बना दिया गया कि ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ मद्रास थे वो अब किसके अंदर आ जाएंगे, वो अब गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे, सॉरी, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे वो किसके अंदर अब काम करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर काम करेंगे। यानी कि गवर्नर ऑफ बंगाल को सुपीरियर बना दिया गया, नाम दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और कह दिया गया कि अब बंगाल और जो मतलब मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर है वो उनके अधीनस्थ होंगे, उनको अब उनका ऑर्डर मानना पड़ेगा। मान लीजिए मैं, आप और आपका कोई मित्र, तीनों इक्वल पोजीशन पे हैं, तीनों अभी क्या है, अलग अलग जगह पे गवर्नर हैं। उसमें क्या हुआ, मुझे मान लीजिए कि एक जगह का मतलब मेरा हायरार्की ऊपर कर दिया गया और क्या दिया गया, बाकी के जो दो लोग हैं वो आपके अंदर अब आएंगे। यही फर्क है गवर्नर ऑफ बंगाल में और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। आ गया समझ में? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं सचिन, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद याद रखिएगा मैंने क्या बताया, गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, उनका अधीनस्थ, उनके नीचे, यानी उनका ऑर्डर मानना पड़ेगा। सबऑर्डिनेट बना दिया गया, हिंदी में मैं लिख देता हूं, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है अधीनस्थ, अधीनस्थ बना दिया गया, यानी कि उनके अधीन कर दिया गया कि भाई साहब अब जो है गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बाद को क्या करेंगे, मानेंगे। क्लियर है पॉइंट, उनका ऑर्डर क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्लियर है यहां तक, आया समझ में? अब चलते हैं इसके बाद अगले मुद्दे पर क्या होता है। पहले आप इतना लिखो, पहले आप इतना लिखिए, फिर इसके आगे चलते हैं। और यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या है तो बताएंगे, किसी भी बच्चे को कोई समस्या होगी तो बताएंगे यहां पर, है ना। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी है तो आप बताइएगा। गुड मॉर्निंग प्रकाश। ठीक है, सभी को क्लियर है? गुड गुड, वेरी गुड, यहां तक लिख लिया सभी ने? यहां तक सभी ने लिख लिया? चलिए अब देखिए इसके बाद याद रखिएगा ये जो एक्ट था ना, रेगुलेटिंग एक्ट, याद रखिएगा ये एक्ट या ये अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलेट करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या ब्रिटिश संसद के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया पहला एक्ट था, पास किया गया पहला एक्ट था, यानी कि फर्स्ट एक्ट, पहला एक्ट था। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पहला कानून पारित किया था, किस लिए, ताकि भारत में वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर सके। अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसा अगर सवाल आपसे पूछता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि इसमें से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला अधिनियम था, कौन था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत दोस्तों इसके बाद क्या होता है, याद रखिएगा, इसके बाद
नेक्स्ट इसमें क्या होता है कहानी, तो उसकी हम लोग बात करते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रूल और रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन यानी नियम और अधिनियम, नियम और कानून, नियम और कानून, रूल और रेगुलेशन, नियम और कानून बनाने का अधिकार दिया गया, बनाने का अधिकार दिया गया। कहा गया कि जो यहां पर जो कानून बनेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम करेगी, उसके लिए अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो भी रूल बनाए, जो भी रेगुलेशन बनाए, उसे कौन फॉलो करेगा, उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को मानना पड़ेगा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे काम करेगी, उसके लिए रूल और रेगुलेशन कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएगा। लेकिन अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब कानून बनाएगा भाई साहब, तो उसके लिए इसको असिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ लोग होंगे, है ना। ऐसे तो कोई कानून बनेगा नहीं। जैसे अभी वर्तमान में कानून कौन बनता है, क्या राष्ट्रपति ऐसे कानून बना सकते हैं? नहीं, उनको सलाह चाहिए होता है। कोई भी अगर वो मान लीजिए ऑर्डर भी जारी करते हैं, राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करते हैं कोई भी, तो उसके लिए उनको एक सलाह देना पड़ता है। किसके द्वारा? मंत्रिपरिषद की सलाह, है ना जी। अभी मंत्रिपरिषद जो कि राष्ट्रपति को क्या करती है, सलाह एवं सहायता प्रदान करती है। उसी तरह गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उस समय वो कैसे कानून बनाएगी, उसको सहायता करने के लिए याद रखिएगा एक परिषद का गठन किया गया, एक काउंसिल का गठन किया गया, और उस काउंसिल में 4 लोगों को क्या किया गया, शामिल किया गया। 4 सदस्य, 4 मेंबर वाली एक काउंसिल का गठन किया गया। किस लिए? ताकि वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उसके काम में क्या करेंगे, मदद करेंगे। ठीक है सर, गवर्नर जनरल कौन भारत में लाया, गवर्नर जनरल कौन भारत में? मैं कृष्णा जी आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूं। संदीप पहले आप गवर्नर की स्पेलिंग ठीक करिए, है ना। आप मतलब एग्जाम दे रहे हो यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, इंग्लिश आपका अच्छा होना जरूरी है ना। आप देखिए गवर्नर की स्पेलिंग आप गलत लिख रहे हैं, ब्रिटेन की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, तो आप अपने इस चीज को भी सुधारिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। गवर्नर ब्रिटेन के होते थे या इंडिया के भी होते थे? देखिए ब्रिटेन के ही होते थे, इंडिया के नहीं होते थे। इंडिया के मात्र एकमात्र गवर्नर जनरल बने हैं, वो भी भारत की आजादी के बाद। भारत की आजादी के बाद जो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल या भारतीय वायसरॉय थे, उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। क्या नाम था? सी राजगोपालाचारी। ये ब्रिटेन के ही हुआ करते थे, इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है संदीप। और किसी का कोई डाउट? अब देखिए यहां पर जब बात करते हैं तो यहां पर याद रखिएगा गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सहायता करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए, सहायता प्रदान करने के लिए यानी इनके कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए 4 सदस्य वाली, 4 सदस्य वाली, 4 सदस्य वाली एक परिषद का, 4 सदस्य वाली एक परिषद का गठन किया गया, परिषद का गठन किया गया। यानी कि एक परिषद का निर्माण किया गया जिसमें कि 4 मेंबर हुआ करते थे, जो कि क्या करते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को उनके कार्यों में क्या करते थे, मदद करते थे। क्लियर है पॉइंट यहां तक? किसी को कोई दिक्कत इसमें? यहां तक पहले लिखिए आप, फिर इसके आगे चलते हैं और क्या क्या हुआ इस अधिनियम में। पहले आप इतना लिखिए, और यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलें आगे। किसी को कोई परेशानी, समस्या, दिक्कत, दुविधा हो तो बताओ। एक एक बच्चों को समझ में आना चाहिए बाबू, क्योंकि आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना तो ये सारी चीजें आपको पता नहीं होगी, फिर दिक्कत होगी, चीजें समझ में नहीं आएगी फिर आपको, ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आप पूछो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, एक बार रिपीट समझा दीजिए। ओके केजीएस यूजर, मैं आपको समझा देता हूं। रेगुलेटिंग एक्ट देखो लाया क्यों गया, तो ये लाया गया कंपनी के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए। कंपनी के एम्प्लॉय भ्रष्टाचार किया करते थे, है ना, वो यहां से मतलब बहुत करप्शन करते थे, कंपनी घाटे में जा रही थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, उस कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को रेगुलेट करने के लिए अधिनियम पारित किया। इसके तहत क्या हुआ, पहले तो जो 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बंगाल और बॉम्बे, वहां के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे। उसमें बंगाल का जो गवर्नर था ना, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, उसको सबसे पावरफुल बना दिया गया। और क्या दिया गया कि बाकी के जो तो गवर्नर है वो आपके अंदर आएंगे,
यानी कि मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर ये आपके अंदर काम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा कि यहां पर क्या किया गया, गवर्नर और बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और उसके मद्रास के गवर्नर को क्या कर दिया गया, इसका अधीनस्थ बना दिया गया। इसके बाद यहां पर क्या होता है, ये भारत में ये जो अधिनियम था, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए पहला एक्ट था ये। इसके बाद की बात करें, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को रूल और रेगुलेशन यानी कि इसको नियम और कानून बनाने का अधिकार दिया गया। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सहायता प्रदान करने के लिए 4 सदस्य वाली एक परिषद का, एक काउंसिल का गठन किया गया, जो कि उनके काम में मदद करेंगे। चैतन्य वाघ मरे जी, है ना, मैं लिख देता हूं, है ना, इंग्लिश में भी लिख दूंगा, मैं बोलता भी इंग्लिश में, आप खुद से भी लिख सकते हो। देखो एक चीज मैं आप लोगों को समझा दूं, अब कहेंगे हर एक लाइन, मेरी बात को ध्यान से आप लोग सुनिएगा, और अगर आपका कोई इसमें दिक्कत है तो आप बताइएगा, सबीर अहमद एंड बाकी बच्चे जो भी हैं। अगर मैं एक एक लाइन को हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में लिखूंगा, इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, मतलब कि ये आपका, मतलब मुझे जहां पर 70 घंटे लगेंगे पॉलिटी को कंप्लीट करने में, फिनिश करने में, इट रिक्वायर 120 आवर्स, है ना। तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये मतलब संभव नहीं है कि मैं एक एक लाइन को हिंदी में लिखूं, एक एक लाइन को इंग्लिश में लिखूं। और आप लोग क्या है कि यू आर कैंडिडेट ऑफ यूपीएससी, आप ग्रुप डी या किसी अन्य पेपर मतलब एग्जाम नहीं देने वाले हैं, यू आर अपियरिंग फॉर मतलब यूपीएससी एग्जाम, यानी कि एनडीए हो, सीडीएस हो, ये सारी यूपीएससी कंडक्ट करती है। तो आपको जो है ना, मतलब हर चीज चाहेंगे कि हिंदी में, अंग्रेजी में, मैं चीजों को बोलूंगा, मैं कई चीजों को लिखूंगा भी इंग्लिश में, हिंदी में, लेकिन मोड यहां पर क्या रहेगा, बाइलिंगुअल रहेगा। अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत होगी तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप बता सकते हो कि सर इट विल बी मोर बेटर, है ना, ये ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप अपना सुझाव दे सकते हैं। और ये किसी को कोई आपत्ति है तो वो भी बता सकते हैं आप, है ना। यहां पर इसके बाद क्या होता है, तो याद रखिएगा, भारत में या इंडिया में देयर इज प्रोविजन ऑफ establishment of Supreme Court in कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना का प्रावधान किया गया। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना का प्रावधान किया गया, है ना, प्रावधान किया गया। और स्टैब्लिश कब हुआ, स्टैब्लिश दिन 1774, और इसकी स्थापना कब होती है, 1774 में जाकर स्थापना होती है ना। स्थापना जो होती है इसकी कब होती है, 1774 में जाकर कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया जाता है। यानी कि अगर आपको देखें, जो हमारे संविधान में वर्तमान में आर्टिकल 50 है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, लिखने से ज्यादा आप लोग समझने में ध्यान दीजिएगा, है ना। हम लोग जब बात करते हैं दोस्तों, जो हमारे संविधान में वर्तमान में आर्टिकल 50 है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण या न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहां पर सबसे पहली बार जो अलग न्यायपालिका हमें देखने को मिलती है, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण हमें देखने को मिलता है, सबसे पहली बार वो कब देखने को मिल रहा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ही, क्योंकि यहीं पर सबसे पहली बार अलग से एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था। यानी जो वर्तमान में हमारे आर्टिकल 50 में देख रहे हैं, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसका ओरिजिन हमें कहां दिख रहा है, यहां पर सबसे, यहां पर यानी कि एक जो मतलब वॉइसर है अपना एग्जीक्यूटिव काम करेंगे, जो गवर्नर जनरल है वहां पर बंगाल के, वो अलग काम करेंगे, और उसके न्याय जो मतलब जुडिशियल फंक्शंस जो होंगे उसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। और इसकी स्थापना होती है कब, 1774 में, कहां पर, कलकत्ता में। और याद रखिएगा, इसमें एक चीफ जस्टिस थे, एक चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस प्लस कितने अन्य जज थे, 3 अदर जजेस, 3 अदर जजेस हुआ करते थे इसमें, 3 अदर जजेस। और पहले जो चीफ जस्टिस, यहां पर एक चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे, यानी टोटल 4 जज हुआ करते थे इसमें। यहां पर आपको यह भी इनाम याद रखना है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस इसके कौन थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस या पहले मुख्य न्यायाधीश,
पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो याद रखिएगा, पहला जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया यहां पर वो किसे बनाया गया? एलिजा इम्पे। किसे बनाया गया? एलिजा इम्पे। ये नाम आपको पता होना चाहिए। दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां तक आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? सर क्लास डेली करा दो, पॉलिटी पढ़ने में मजा आता है। आपसे कराएंगे, बायो फिनिश हो जाए फिर डेली आपकी करवा देंगे। ठीक है, बिल्कुल भी चिंता मत करिए अभिषेक। सर क्लास सही से नहीं चल रही है, रुक रुक कर चल रही है। शुभम, एक बार आप लॉग आउट कर लो और लॉग आउट करके फिर से आप लॉग इन करो, है ना, तो फिर आपका चलने लगेगा। इंग्लिश शुड बी प्रेफरेबल। ओके चेतन, मतलब देखिए क्या है ना कि आप लोग, मैं एक चीज आपको बताऊं, देखिए सबीर अहमद जी, पीपीटी से पढ़ने में ना वो आपको मतलब पीपीटी में मैं हर चीज लिख के आ जाऊं, हर चीज वो करके आ जाऊं, तो फिर उतना वो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा, है ना। फिर उससे आपको सेम चीज वो तो किताबों में भी मिल जाएगा, है ना। तो जैसा बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं ऐसा पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए आप, है ना। माहिम शर्मा जी, उसके पहले लोगों की प्रॉब्लम, जो लोकल रूलर्स वगैरह हुआ करते थे वो थे, लोकल रूलर्स वगैरह जो हुआ करते थे, स्थानीय शासक हुआ करते थे, वो थे। ठीक है, नहीं इसमें मैं ही पढ़ाऊंगा कृष्णा जी आपको पॉलिटी, है ना, इसमें मैं ही आपको कराऊंगा। और किसी का कोई डाउट? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, अगले एक्ट पर चलते हैं। इसके बाद अगला एक्ट आता है एक चार्टर एक्ट, सॉरी पहले आता है नेक्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसे हम लोग पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 कहते हैं, 1784। अब इस अधिनियम में क्या क्या हुआ, है ना, ठीक है। अब इस अधिनियम में क्या क्या हुआ इसको आप समझिए। इसमें क्या हुआ सबसे पहले तो याद रखिएगा, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी थी, इसमें सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी को, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र हुआ करता था भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ब्रिटिश पोजीशन क्या है हिंदी में मैं आपको अभी लिख देता हूं इसको, ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश क्षेत्र, भारत में ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। अब देखिए इसको अगर आपको इंग्लिश में लिखना है आप लिख सकते हो अपनी भाषा में इंग्लिश में, है ना। अगर नहीं लिख पा रहे तो हमें बताइएगा, मैं फिर से लिख दूंगा इसे। अब देखिए यहां पर जो है ना, ये क्या हुआ इस कंपनी के तहत, अभी तक जो ब्रिटिश, जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जहां जहां शासन कर रही थी, उसे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र कहा जाता था। लेकिन यह एक्ट पारित किया किसने? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि अब आज से ये जो कानून, ये जो मतलब क्षेत्र है ना, ये जो आप जिस जिस क्षेत्र में शासन करिए, आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र नहीं है, यह ब्रिटिश का क्षेत्र है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये आपको अधिकार दे रही कि आप वहां पर शासन करिए। ये मत समझिए कि ये आपका क्षेत्र है, नहीं, ये हमारा क्षेत्र है और हमने आपको अधिकार दिया, हमने आपको आदेश दिया है कि आप यहां पर शासन करिए। तो ये मत समझिए कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र नहीं, दिस इज ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, ये ब्रिटिश का क्षेत्र है भारत के अंदर। ओके, एक्ट ऑफ सेटलमेंट पे भी आते हैं आनंद साहू जी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, है ना, लेकिन हाँ उसके बारे में अगर आपको जानना है आनंद तो मैं उसे बता दूंगा। अभी वो 1781 में आता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद दूसरा क्या होता है यहां पर। सबसे पहली बार दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, जो कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन को अलग किया गया, पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन को अलग किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शन को क्या किया गया? कमर्शियल फंक्शन को अलग अलग किया गया। इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो यू कैन राइट द फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन। ठीक, द फंक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इज डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन। अब देखिए यहां पर दो चीज याद रखिएगा, जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसके लिए, जो राजनीतिक कार्यों के लिए, पॉलिटिकल फंक्शन के लिए, राजनीतिक कार्यों के लिए
पॉलिटिकल फंक्शन के लिए एक बनाया गया क्या, एक बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया किसके लिए, पॉलिटिकल फंक्शन के लिए। और याद रखिएगा कमर्शियल फंक्शन के लिए, यानी जो वाणिज्यिक कार्य थे, कमर्शियल फंक्शन का मतलब क्या, जो मतलब पैसा रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, याद रखिएगा क्या बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे इनका काम क्या था, इनका काम था कि भैया आप क्या करो, रेवेन्यू पैसे से रिलेटेड काम करो। और याद रखिएगा ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसको काम दिया गया भाई साहब आप क्या रूल मतलब जो है शासन प्रशासन का काम करिए, रूल रेगुलेशन बनाने का काम करिए, ठीक। यानी कि कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया, पॉलिटिकल फंक्शन दे दिया गया किसे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, और कमर्शियल फंक्शन किसे दे दिया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली बार बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को किस अधिनियम के द्वारा अलग किया गया, तो वो किया गया था दोस्तों किसके द्वारा, बाय पिट्स इंडिया एक्ट 1784, है ना। इस चीज को आप याद रखेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप बताइए, फिर हम चलते हैं इसके आगे अगले पॉइंट की तरफ। ये मे भी सबाना इंटरनेट का इश्यू होगा, है ना, हो सकता है इसके कारण। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है परेशानी है तो बताइए, फिर हम बात करेंगे एक बार एक्ट ऑफ सेटलमेंट की भी बात कर लेंगे। चलें आगे, किसी को इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ। नहीं है, हाँ जी। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं, देखिए इसके तहत और क्या होता है। इसके तहत याद रखिएगा ये पिट्स इंडिया एक्ट की हम बात कर रहे हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वीटो पावर दिया गया। कौन सा पावर, वीटो पावर, वीटो पावर दिया गया। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे ना, ये किसी भी कानून को बनने से क्या कर सकते थे, मना कर सकते थे। वो जैसे वर्तमान में है ना जी, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर, प्रेसिडेंट के पास वर्तमान में है ना वीटो पावर। तो जैसे क्या होता है कि अभी कोई भी बिल पार्लियामेंट पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजती है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उस पर वीटो पावर लगा करके उस कानून को बनने से मना कर सकते हैं। उस टाइम गवर्नर का टाइम पीरियड कितना रहता था, ऐसा कोई फिक्स्ड नहीं होता था, है ना, कि मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा, ऐसा कोई फिक्स्ड टेंडर नहीं हुआ करता था अभिषेक जी, ठीक है। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट उनको जितने दिन के लिए रखना चाहती थी वो रखती थी, है ना, ऐसा कोई फिक्स्ड टेंडर नहीं था, ठीक है। जैसे वर्तमान में क्या है, वर्तमान में देखो हमारा जो मतलब गवर्नर है, वर्तमान में जो स्टेट में राज्यपाल होते हैं, उनका संविधान कहता है कि 5 साल इनका कार्यकाल होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि वो 5 साल फिक्स है, नो। प्रेसिडेंट चाहे तो 5 साल के पहले भी उनको पद से हटा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है पॉइंट अभिषेक। अब देखिए हम लोग बात करते हैं इसके तहत क्या हुआ, वीटो पावर दिया गया। इसके बाद याद रखिएगा गवर्नर जनरल अब बंगाल के काउंसिल में मेंबर्स की संख्या को कितनी हुआ करती थी, इसके मेंबर्स की संख्या 4, मेंबर्स की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई, मेंबर्स की संख्या घटाकर मतलब संख्या 4 से घटाकर कितनी कर दी गई, 4 से घटाकर 3 कर दी गई, 4 से घटाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। तो गवर्नर जनरल बंगाल की जो काउंसिल हुआ करती थी उसमें मेंबर्स की संख्या को 4 से घटाकर कितनी कर दी गई, 3 कर दी गई। क्लियर है, यहां तक आया समझ में, किसी को कोई दिक्कत।
किसी को यहां तक कोई परेशानी है तो बताइए। वीडियो रुक रुक कर चल रहा है तो शुभम एक बार ना लॉग आउट कर लो और लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करो। चलें आगे, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करें। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट की बात करते हैं जिसकी आनंद साहू जी ने बात करी। सर एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आता है ना, ये आता है 1781 में। ऐसे यहां से बहुत कम सवाल बनता है लेकिन फिर भी इसके बारे में जानिए कि आखिर आया क्यों था ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 17। देखिए क्या होता था, एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट है कलकत्ता में। ध्यान से समझना मेरी बात को, एक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और दूसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। अब क्या होता था, मान लीजिए कि वीटो का मतलब होता है कृष्ण जी कि किसी चीज के लिए मना करना। कोई कानून है, कानून बनने से क्या कर देना, मना कर देना, न्याय कर देना, कहना कि नहीं ये कानून नहीं बनेगा, उसे बोलते हैं वीटो पावर। और वर्तमान में जो राष्ट्रपति का वीटो पावर है वो किसमें है, आर्टिकल 111 में, है ना। हम लोग जब आर्टिकल 111 पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर आपको बताएंगे वीटो पावर पूरा डिटेल में। अभी आप ये समझिए वीटो पावर का मतलब क्या है कि कोई भी कानून, मान लीजिए गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है उसने कहा कि ये कानून बनना चाहिए, वीटो लगा दिया, लेकिन नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने अगर वीटो लगा दिया तो वो कानून बन ही नहीं सकता है। वीटो का मतलब होता है किसी चीज को करने से क्या करना, मना कर देना। ठीक है, क्लियर? अच्छा, नीतीश जी के पास वीटो पावर है क्या? विशाल कुशवाहा जी, किस नीतीश जी की बात कर रहे हैं? अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की, तो वीटो पावर उनके पास नहीं होता। वीटो पावर होता है या तो किसके पास, प्रेसिडेंट के पास या फिर गवर्नर के पास, है ना। गवर्नर के पास होता है या फिर प्रेसिडेंट के पास होता है। सीएम और जो पीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, उनके पास वीटो पावर नहीं होता, है ना, याद रखिएगा। ठीक है, बताइए और किसी को कोई समस्या? आगे चला हम लोग। हाँ जी, कमर्शियल फंक्शन क्या है परीक्षित जी? देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो मतलब लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन कर रही थी, रूल और रेगुलेशन भी बना रही थी, और साथ ही साथ वो रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम कर रही थी। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन का यानी बिजनेस का जो काम था, बिजनेस से रिलेटेड जो काम था, उसे कमर्शियल फंक्शन बोलते थे, और उसके लिए बनाया गया था क्या, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो पॉलिटिकल फंक्शन थे, रूल एंड रेगुलेशन वगैरह बनाने का काम, शासन और प्रशासन का काम, वो किसके पास था, वो पॉलिटिकल के पास था, जो मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके पास था। ठीक है सर, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पर्सनल सेना थी, अपनी पर्सनल सेना भी थी, साथ ही साथ वो क्या करते थे, राज्यों के साथ जाकर ट्रीटी भी करते थे, है ना। अपनी उसकी सेना थी ही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, है ना। वो क्या करती थी, कई राज्यों के साथ ट्रीटी करती थी, भाई साहब हमारी सेना आपको क्या करेगी, डिफेंस प्रदान करेगी, आपका किसी से लड़ाई होगा हम क्या करेंगे, हमारी सेना आपके लिए लड़ेगी जाकर, उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। हिस्ट्री में ये सब पढ़ोगे आप, काफी डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ोगे। यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, पॉलिटी से रिलेटेड चीजों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद की बात करते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्चुअली क्या था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और सुप्रीम कोर्ट है। अब मान लीजिए आपके साथ कोई अन्याय हुआ, मान लीजिए कोई भी है, किसी के साथ कुछ अन्याय हुआ, तो वो जाते थे गवर्नर जनरल के पास कि गवर्नर जनरल महोदय हमारे साथ ये अन्याय हुआ है। ठीक, ये कहते थे ठीक है, ये अपना कुछ फैसला दे देते थे। और कुछ लोग यहां पर मान लीजिए
ये सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या करता था, मान लीजिए इसने कुछ और फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने और अलग फैसला दे दिया अपना। यानी कि मान लीजिए आपके साथ कोई अन्याय हुआ और सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसके साथ ये जो अन्याय हुआ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। और वही मान लीजिए चला गया किसके पास, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास गया तो वो कहता नहीं, इसके साथ जो अन्याय हुआ ये सही है। यानी कि दोनों अलग अलग फैसला दे रहे हैं, यानी दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि मैं पावरफुल ज्यादा या मैं पावरफुल ज्यादा। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज को, इन दोनों के मामले को, यानी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट, इनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट, इनके बीच में जो विवाद था, उसको सेटल करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। किसके विवाद को समाप्त करने के लिए, इन दोनों के बीच जो विवाद हुआ करता था, इन दोनों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था पावर को लेकर के, वो क्या गया, वो इस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया। कहा गया कि भाई साहब अब सुप्रीम कोर्ट अपना अलग काम करेगी और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो अपना अलग काम करेगी। दोनों के पावर को अलग अलग कर दिया गया इसके तहत। इस चीज को आप याद रखें। क्लियर हुआ एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था? और इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट में ये कहा गया कि ब्रिटिश के कंपनी जो हैं, ब्रिटिश मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ईस्ट इंडिया के एम्प्लॉय, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं, ईस्ट इंडिया के एम्प्लॉय को अपना निजी व्यापार यानी पर्सनल ट्रेड तथा गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहा गया कि अब जो ब्रिटिश, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके जो एम्प्लॉय हैं वो अपना खुद का व्यापार नहीं कर सकते हैं इंडिया में, है ना, और साथ ही साथ कोई गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? आ गया समझ में? विशाल कुशवाहा जी, देखिए अगर मतलब क्या कहते हैं, वीडियो रुक रुक कर चला है तो हो सकता है इंटरनेट का इशू हो, क्योंकि बाकी बच्चों की तो ठीक चल रही है, कुछ कुछ बच्चों के साथ ये इशू है। अगर इस एंड से इशू होता तो आई थिंक सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती, लेकिन अगर किसी बच्चे को पर्टिकुलर कुछ बच्चों को इशू हो सकता है इंटरनेट के एंड से इशू हो। आप एक बार क्वालिटी को कम कर लीजिए मे बी, या फिर लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, है ना। हम लोग जब बात करते हैं, एक बच्चे का सवाल है, क्या है, थोड़ा हटाइएगा इसको। सर किस देश के पास वीटो पावर होता है, तो वो कौन से वीटो पावर होता है, जैसे चाइना, अमेरिका, फ्रांस के पास है। संदीप जी ये बात कर रहे हैं आप किसके, यूनाइटेड नेशन की। यूनाइटेड नेशन में एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल, ये होता है एक सुरक्षा परिषद होता है, यूएनएससी जिसे हम बोलते हैं। उसमें 5 जो है परमानेंट मेंबर है ना, जिसमें कि चाइना है, रसिया है, यूएसए है, फ्रांस है ना, ठीक है, अब ब्रिटेन है। इनके पास क्या है ना, इन 5 के पास वीटो पावर है। ये अलग कॉन्सेप्ट है पूरा। वो जैसे वो वीटो पावर है ना, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। जो भी एक बच्चे ने सवाल किया, ठीक सवाल है इनका। इन्होंने कहा कि सर जो देश के पास जो वीटो पावर है इसका मतलब क्या है। मान लीजिए यूएनएससी है, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं। वो है रूस है, चीन है, अमेरिका है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। और इन 5 के पास क्या है, वीटो पावर। मान लीजिए यूएनएससी ने कहा कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर हुआ उसमें रसिया के ऊपर ये सैंक्शन लगने चाहिए, रूस के ऊपर ये प्रतिबंध लगने चाहिए, यूएनएससी ने वो किया। चाइना भी उस पर कह दिया, एग्री हो गया, अमेरिका भी एग्री हो गया, फ्रांस भी एग्री हो गया, ब्रिटेन भी एग्री हो गया कि हाँ ठीक है ये सैंक्शन लगना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन रसिया, वो भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर है और उसके पास भी क्या है, वीटो पावर है। रसिया ने लगा दिया, नहीं, यू कैन नॉट सैंक्शन रसिया इन एनीथिंग। आप रसिया पर किसी मामले में प्रतिबंध नहीं लगा सकते, मैं वीटो पावर यहां पर लगाता हूं। रसिया ने अगर वीटो पावर अपना यूज किया तो यानी कि उसके ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया सकता। ये होता है वीटो पावर जो यूएनएससी के अंदर है। जैसे मान लीजिए यूएनएससी में एक पास हुआ कि भाई इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप दी जाए यूएनएससी की। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यूएनएससी में भारत को अस्थायी सदस्यता दी जाए, जैसे बाकी 5 है उसी तरह भारत को 6ठा सदस्य बनाया जाए इसका, क्योंकि भारत विश्व के काफी लार्जर पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है।
विश्व का सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया। विश्व के जीडीपी में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसको क्या मिलना चाहिए? यूएनएससी का परमानेंट क्या मिलना चाहिए? मेंबरशिप मिलना चाहिए। सब ने कह दिया यस, रसिया ने कहा हां भारत को अस्थायी सदस्यता मिले, ब्रिटेन ने भी कहा यस मिले, अमेरिका भी ने कहा यस मिले, ठीक है, फ्रांस ने भी कहा यस मिले। लेकिन मान लीजिए चाइना ने कहा कि नहीं, इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए, इंडिया को हम अस्थायी सदस्यता नहीं देंगे, तो नहीं दी जा सकती। किसी भी एक भी कंट्री ने अगर वीटो वहां पर लगा दिया, वो नहीं हो सकता वो काम। क्लियर है? आगे समझ में? पाकिस्तान के पास कौन सी पावर है, किस संबंध में पूछ रहे हैं आप? शुभम कुमार जी, ये देखिए, ये अगर आप यूएनएससी में बात करें तो 5 देशों के पास है। यूएनएससी की अगर बात कर रहे हैं तो, और हर देश का अपना संविधान है, हर देश के राष्ट्रपति के लिए अलग अलग प्रावधान। हम अपने देश के राष्ट्रपति की बात करेंगे। हमारे देश के राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है। कैसी वीटो पावर है? वी विल डिस्कस इन प्रेसिडेंट टॉपिक। हम लोग वहां पर प्रेसिडेंट के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी है तो बताइए। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्लियर हो गया? किनका सवाल था? ये आनंद जी। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आपको क्लियर हुआ? क्या था एक्ट ऑफ सेटलमेंट? अब चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला आता है चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट एंड रेगुलेटिंग एक्ट। जीसू जी, चार्ट रेगुलेटिंग एक्ट पहला एक्ट था जो कि रेगुलेट करने के लिए लाया गया, और उसी तरह फिर उस पर अलग अलग मतलब तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए जो उसका पहला जो एक्ट आया उसे रेगुलेटिंग एक्ट नाम दिया। फिर उसमें कुछ प्रोविजन, कुछ मतलब पावर देने के लिए, कुछ पावर को कम करने के लिए जो चार्टर इशू किया जाता था, जो कानून बनाया जाता था, उसे चार्टर नाम देते थे। चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। ये चार्टर का मतलब कि उसके पावर को हम या तो बढ़ा रहे हैं या उसके पावर को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। उसके लिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाती थी उसको चार्टर नाम दिया जाता था। ठीक है, इज इट क्लियर? जीसू ना, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट का हेड क्या नाम था? मैंने बताया अभिषेक, उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था अलिजा इम्पे। पहले जो थे वो क्या थे? अलिजा इम्पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा चार्टर एक्ट 1793, चार्टर अधिनियम 1793 यानी 1793। इसमें सबसे पहली बात क्या होती है, सर क्या इंडिया यूएनएससी में है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? शुभम, इंडिया यूएनएससी में नहीं है, यूएनएससी का परमानेंट मेंबर नहीं बना। तो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं, 10 नॉन परमानेंट होते हैं। नॉन परमानेंट जो मेंबर बनते हैं वो 2 साल के लिए बनते हैं। भारत बना है नॉन परमानेंट मेंबर बना है यूएनएससी का, ऐसा नहीं है। लेकिन जो 5 मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर है, परमानेंट मेंबर नहीं है इंडिया। और इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना। जब भी भारत को परमानेंट मेंबर बनाने की बात करी जाती है, चाइना उस पर क्या लगा देता है? वीटो लगा देता है। कहता नहीं, भारत को परमानेंट मेंबर नहीं बनाएंगे, क्योंकि भाई साहब चाइना का फिर पावर कम हो जाएगा ना। भारत चाइना जानते ही हैं, भारत और चाइना के बीच में कितना विवाद अलग अलग चीजों को लेकर के। अगर भारत यूएनएससी में शामिल हो जाएगा, चाइना के लिए खतरा है। इसलिए चाइना कभी चाहेगा नहीं कि भारत भी यूएनएससी का मेंबर बने। अरे आप चाहोगे कि आपका जो पड़ोसी है वो आपसे आपके आपके इतना शक्तिशाली हो जाए, आपके पास जितना पावर है उतना पावर आपके पड़ोसी को भी मिल जाए? वही चाहना चाह रहा है, वही चाहना चाहते कि नहीं, भारत को नहीं हम देंगे। ठीक है, ये हम लोग बात करेंगे चैतन्य जी जब हम आएंगे। अब बात करेंगे जब हम लोग क्या कहते हैं, डीपीएसपी वगैरह के, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, आर्टिकल 51, वहां पर हम डिस्कस करेंगे इन चीजों को। बिल्कुल होगा, क्योंकि उसके पास शुभम वीटो पावर है ना। मैंने क्या बताया, अगर 5 में से कोई एक भी देश वीटो लगा देना तो हो सकता है ऐसा। कोई एक भी देश अगर वीटो लगा देगा तो नहीं कर सकते हैं आप वो काम, खत्म हो जाएगा वो चीज। ठीक है, क्लियर? यहां तक और किसी को कोई प्रॉब्लम? इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछो, है ना। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको पूछिए अगर आप। तो चार्टर एक्ट 1793 की जब हम बात करते हैं दोस्तों, क्या है चार्टर एक्ट 1793? इसमें पहली बात यह कही गई कि मतलब रूल ऑफ
ईस्ट इंडिया कंपनी इज एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। ये इसमें कहा गया कि अगले 20 साल तक, यानी अगले 20 साल तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन होगा। यानी कि अगले 20 साल तक भारत में कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी ही शासन करेगी, ये एक प्रोविजन कहा गया। और दूसरा क्या कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी को हर वर्ष ब्रिटिश गवर्नमेंट को 5 लाख रुपए देने होंगे, 5 लाख रुपए देने होंगे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हैव टू गिव 5 लाख रुपीस पर ईयर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। हर वर्ष 5 लाख रुपए देगी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, यहां पर यह कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो मेंबर्स, उनको सैलरी कहां से दी जाएगी? भारत का जो पैसा है उससे दी जाएगी। भारतीय पैसे से उसे क्या करी जाएगी? भारत में जो रेवेन्यू वसूल हो रहा है उसी से पैसा दिया जाए, उसी से सैलरी दिया जाएगा। किसको? जो गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको। ठीक है, क्लियर? तो ये इसका क्या था? प्रोविजन था किसका? चार्टर एक्ट 1793 का। और इसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। तो हम लोग बात करेंगे अब चार्टर एक्ट 1813 की। यहां तक आप लोगों को कोई समस्या हो, परेशानी हो, दिक्कत हो, दुविधा हो तो बता सकते हैं। हाँ जी बताइए। किसी को कोई समस्या? सर चाइना पर नहीं मार सकते हैं कृष्णा जी, है ना? हम लोग मारने का तो मार सकते हैं, लेकिन हमारा संविधान आर्टिकल 51 ये कहता है मारने का तो मार देते, है ना? लेकिन हमारा संविधान है आर्टिकल 51 कहता है कि स्टेट जो है ना, स्टेट को क्या करना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। हम लोग हमेशा शांति के दूत रहे हैं। कभी भी कहीं पर लड़ाई होती है तो हमारी देश की आर्मी जाती है वहां पर शांति और वो बनाने के लिए, वहां पर लोगों को मदद करने के लिए, है ना? यूएन पीस कीपिंग मिशन में भारत के कई सारे ऑफिसर्स वहां पर काम करते हैं। हाँ, सेटलमेंट एक्ट में गिफ्ट लेने से क्या लेना देना था? रागिनी जी, गिफ्ट लेने से क्या लेना था? मान लीजिए कि आप क्या हैं, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय हैं, है? और हमको कोई काम करवाना है, कोई भी हमको अपना छोटा मोटा काम करवाना है। हम आपको पैसा घूस नहीं देने की बजाय हम आपको क्या करना है? गिफ्ट दे दें। भैया मेरा इतना जमीन है, ये इतना आप जमीन लीजिए, एज ए गिफ्ट दे रहे हैं हम आपको, ठीक? या फिर आपको हम कुछ और भी महंगा गिफ्ट दे रहे हैं। एक तरह से करप्शन ही तो है ना? क्लियर है पॉइंट? आया समझ में? ये मेरे में क्लास नहीं चल रहा है, ये हर किसी के साथ। आर्टिकल 15 क्या है नेहा जी? जब आर्टिकल 15 में आएंगे तो डिस्कस करेंगे। वहां पर है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, है ना, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेस, यानी कि जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, है ना, और नस्ल के आधार पर क्या करना, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, ये बात करता है। हम लोग आएंगे आर्टिकल 15 में। हम लोग लगभग एक एक लेक्चर आर्टिकल 15, एक एक आर्टिकल को पढ़ने में एक एक लेक्चर लगेगा। आर्टिकल 15 ऐसे 2 मिनट में नहीं समझ सकते आप, उसके लिए 1 घंटे का लेक्चर लगेगा, तब अगर आप समझोगे आर्टिकल 15 को। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। यहां तक समझ में आ गया व्हाट इज चार्टर एक्ट 1793? जितना मैं आपको बता रहा हूं बस इतना ही आपको याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। सर किसी कंट्री से वीटो पावर हटाया जा सकता है क्या? प्रिया जी, अगर यूएनएससी ऐसा पास कर दे, है ना, तो हटाया जा सकता है। लेकिन कैसे? आप सोचो ना, कैसे पास होगा? यूएनएससी पास करेगा तो हर उसकी मंजूरी चाहिए, देश की मंजूरी।
और कोई भी देश चाहेगा कि हमारा वीटो पावर खत्म हो, नहीं चाहेगा ना, तो वो वीटो लगा देगा उस पर। भाई मेरा कैसे वीटो पावर खत्म कर सकते हो तुम? तो जिसका है उसका नॉर्मली पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग जब बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813, इसमें दो चीजें, मतलब तीन चीजें आपको याद रखनी है मुख्यतः। चार्टर अधिनियम 1813, मुख्यतः इसमें तीन ही चीजें आपको याद रखनी है, इससे ज्यादा नहीं। पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को समाप्त किया गया। मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एंडेड, बट पूरी तरह से नहीं, कंप्लीटली नहीं किया गया है, एक्सेप्ट क्या, टी, ओपियम एंड ट्रेड विथ चाइना। ट्रेड विथ चाइना, इसका मतलब क्या है समझिएगा, इसका मतलब क्या है समझना है आप। ईस्ट इंडिया कंपनी को, मोनोपोली को समाप्त किया गया, लेकिन पूरी तरह से नहीं किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को पूरी तरह से समाप्त किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है? बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यहां पर मोनोपोली समाप्त किया गया, लेकिन तीन चीजों को छोड़ करके कहा, चाय का जो व्यापार है वो सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। जो ओपियम, ओपियम यानी अफीम, अफीम का जो व्यापार है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और चाइना के साथ जो व्यापार है, चीन के साथ जो व्यापार है, वो भारत में सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकती है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है। बाकी सभी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इस चीज को आप याद रखें, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर क्या हुआ याद रखिएगा, इंडियन एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट करने के लिए, ध्यान से समझिएगा, भारतीय शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, इंडियन एजुकेशन और कल्चर को प्रमोट करने के लिए भारतीय शिक्षा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। यानी कि इसमें कहा गया कि हर वर्ष क्या करेंगे? भारतीय शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, इंडियन एजुकेशन और मतलब कल्चर को प्रमोट करने के लिए हर वर्ष क्या करेंगे? 1 लाख रुपया क्या करेंगे? हम बढ़ावा दें, 1 लाख रुपया क्या करेंगे? खर्च करेंगे। मोनोपोली का मतलब होता है किसी चीज पर एकाधिकार। निशा जी, जैसे मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं? किताब मान लीजिए बेच रहे हैं, तो अगर मान लीजिए किसी जगह पर सिर्फ आपकी ही दुकान, आप ही किताब बेच सकते हैं, बाकी और कोई किताब नहीं बेच सकता, मतलब क्या? आपका एकाधिकार है उस क्षेत्र में। जैसे लीजिए, मान लीजिए भारत के अंदर एटॉमिक एनर्जी की बात करें, तो क्या कोई एटॉमिक एनर्जी कोई प्राइवेट कंपनी बना सकती है क्या? एटॉमिक ऊर्जा में है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर भारत सरकार का एकाधिकार है। ठीक है, एकाधिकार का मतलब यह होता है जब कोई एक ही कंपनी सिर्फ और सिर्फ वो काम करे, दैट इज एकाधिकार। 18 सिटी क्या है? मतलब मैं समझ नहीं रहा हूं। 18 सिटी ये क्या बोलना चाह रहे हैं चैतन्य वाघ मारे जी? अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, यहां पर एक बस लास्ट पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में ईसाई धर्मावलंबियों को, क्रिश्चियन मिशनरीज को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। यानी उनको कहा गया कि आप भारत में जाकर अपना क्या कर सकते हैं? धर्म प्रचार कर सकते हैं, अनुमति दी गई। जो भी ईसाई धर्मावलंबी थे, क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनको कहा गया कि यू कैन प्रमोट योर रिलीजन, और कोई अगर अपनी इच्छा से अगर कोई आपका धर्म मानता है तो आप कर सकते हैं। और इसी दौरान भारत में कई सारे मिशनरी स्कूल खुले, कई सारे मिशनरी कॉलेज खुले, ताकि वो अपने एजुकेशन, तो ताकि वो अपने रिलीजन को क्या कर सके? प्रमोट कर सके। लेकिन यहां पर साथ साथ ये भी कहा गया कि आप किसी को पैसे का लालच दे करके आप अपने धर्म में नहीं कन्वर्ट करवा सकते, आप किसी को जबरदस्ती अपने धर्म में नहीं कन्वर्ट करवा सकते। आप अपने धर्म का प्रचार करिए, और अगर कोई स्वेच्छा से मानता है कि हाँ हमें ईसाई धर्म अपनाना है, वो अपनाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना प्रचार कर सकते, लेकिन जबरदस्ती या किसी को पैसे का लालच देकर आप उसे ईसाई धर्म में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। ठीक है, मोनोपोली का मतलब मैंने क्या बताया सौरभ, कि जैसे मान लीजिए कोई भी बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी करे। जैसे मान लीजिए
कि हम टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, है ना, जैसे मोबाइल सिम वगैरह जो होता है, उसमें मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ रिलायंस ही काम करे और दूसरी कोई एयरटेल वगैरह वोडाफोन सब खत्म हो जाए, तो इसका मतलब क्या, उसमें रिलायंस की मोनोपॉली हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि एटॉमिक एनर्जी है, उसमें एटॉमिक एनर्जी को लेकर जो भी बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकती है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किसी को उसमें अलाउ नहीं कर रही है। यानी जब किसी बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेयर हो, एक ही कंपनी जो सारा काम करे, दूसरी कोई कंपनी उसमें नहीं इंटर कर सकती, उसे हम बोलते हैं मोनोपोली, एकाधिकार। ठीक है, आ गया समझ में? किसी को कोई दिक्कत? भाई 1 लाख उस समय का 1 लाख पल्लवी जी, अभी का आप सोचिए कितना करोड़ होगा। उस समय का 1 लाख अभी का लगभग 100 करोड़ से भी ऊपर होगा। ये कब की बात चल रही है? 1813 की। हाँ, तो उस समय का 1 लाख रुपए अभी के 100 करोड़ से ज्यादा होगा, उसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, चलिए, ये यूएनएससी ने खुद बनाया होगा, जो यूएनएससी की बात करते हैं वहां पर, लेकिन हमारे संविधान में आर्टिकल 111 में बात करी गई इसकी। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? बिल्कुल शुभम, हाँ बिल्कुल आपने सही बताया है। सर एनिमल खेल हो रहा है, प्लीज सर क्लास लीव कर दीजिए, हम भी देख। अच्छा, चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल। परीक्षित क्यों, तो अभी हम बात करेंगे, आगे चलेंगे तो। अभी तो हमने कुछ ही एक्ट देखा है, कल भी हम बाकी के एक्ट को देखेंगे। और ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे कल की क्लास में, है ना। कल की क्लास में इसके आगे के मुद्दों को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।